नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकेंड ईयर। टॉपिक है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। विद्यार्थियों, हमने पिछली कक्षा में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन किया था। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। और जब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की संघीय व्यवस्था का हम अध्ययन करते हैं तो इसके लक्षणों को देखना समझना हमारे लिए जरूरी है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की संघीय लक्षणों को जानने से पहले हमें इस बात की जानकारी करनी होगी कि आखिर संघीय व्यवस्था किसे कहते हैं। तो इस संबंध में फाइनर का एक प्रसिद्ध विचार है संघीय व्यवस्था के बारे में। फाइनर ये कहते हैं, संघ राज्य वह राज्य है जिसमें अधिकार और शक्तियां का एक भाग स्थानीय क्षेत्र में निहित हो और दूसरा भाग केंद्रीय संस्था में निहित हो। इन दोनों में से किसी एक को दूसरे के अधिकार और शक्ति को अपहरण करने का अधिकार नहीं होता है। तो फाइनर की इस कोटेशन या इस फाइनर के इस युक्ति से ये स्पष्ट हो जाता है कि संघीय शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था होती है जहां केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा देखने को मिलता है और दोनों ही स्तर के शासन एक दूसरे की शक्तियों का अपहरण नहीं करते, अतिक्रमण नहीं करते, बल्कि वो अपने सीमा क्षेत्र में रहकर शासन का संचालन करते हैं। तो इस दृष्टि से संघीय व्यवस्था के लिए जिन प्रमुख विशेषताओं का होना जरूरी है उसमें सर्वप्रथम विशेषता तो यह है कि संघ प्रणाली के लिए एक लिखित और कठोर संविधान होना जरूरी है। क्योंकि अगर लिखित और कठोर संविधान नहीं होगा तो केंद्र और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है वो स्पष्ट नहीं होगा और संघ व्यवस्था ठीक से संचालित नहीं हो पाएगी। तो इसलिए इसके लिए जरूरी है कि लिखित संविधान हो और कठोर संविधान हो जिसमें आसानी से बदलाव नहीं हो सके। दूसरी जो विशेषता संघीय व्यवस्था के लिए होना जरूरी है वो ये है कि संघ प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच शासन की शक्तियों का विभाजन संविधान में ही होना जरूरी है ताकि दोनों ही स्तरों पर अपनी अपनी शक्तियों को लेकर कोई संघर्ष देखने को नहीं मिले। केंद्र की क्या शक्तियां होंगी, राज्यों की क्या शक्तियां होंगी, ये प्रावधान स्पष्ट तौर पर संविधान में उल्लेखित होने चाहिए। तीसरी जो विशेषता संविधानवाद के संघीय व्यवस्था के लिए होना जरूरी है वो ये है कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और शक्तिशाली न्यायपालिका हो जो संविधान के संघीय स्वरूप की रक्षा कर सके और जब भी शक्तियों को बंटवारे के लेकर कोई विवाद उत्पन्न हो तो उन विवादों पर संविधान की भावना के अनुरूप फैसला कर सके। तो ये तीन विशेषताएं किसी भी संघीय प्रणाली के लिए होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस कसौटी पर जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था को देखते हैं तो इस नाते वो हमें बड़ी विशिष्ट और स्पष्ट संघीय व्यवस्था नजर आती है और इसीलिए इसको संघीय व्यवस्थाओं में एक आदर्श व्यवस्था कहा जाता है। मोटे तौर पर अमेरिका की संघीय व्यवस्था के जब हम लक्षणों को देखते हैं तो इसके कुछ लक्षण इस प्रकार दिखाई देते हैं। पहली विशेषता तो अमेरिकी संघीय व्यवस्था की यह है कि यहाँ भी लिखित और कठोर संविधान विद्यमान है। संघीय प्रणाली की एक निर्मित व्यवस्था है। संघीय संविधान लिखित है तो अमेरिका का संविधान भी लिखित है और इसमें आसानी से किसी भी स्तर पर बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए कठोर संविधान है। तो पहली विशेषता तो यह है कि अमेरिका की संघीय व्यवस्था के लिए संविधान लिखित है और कठोर है। दूसरी जो विशेषता है वह संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिकी शासन प्रणाली में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है और उसकी इस विशेषता ने संघीय शासन प्रणाली की रक्षा की है। संविधान की सर्वोच्चता के कारण केंद्र और राज्यों की जो सरकारें हैं यदि वे ऐसा कोई कानून बनाने में असमर्थ रही जो संघीय प्रणाली के विरुद्ध हो
तो संविधान जो है वहाँ इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि किन क्षेत्रों में राज्यों को शासन करना है, किन क्षेत्रों में केंद्र को शासन करना है। तो संविधान की सर्वोच्चता का प्रावधान को वहाँ स्पष्ट किया गया है। तीसरी जो विशेषता है वो ये है, संविधान द्वारा कानूनी प्रभुत्व शक्ति या शासन कार्यों का विभाजन किया गया है, जो शक्तियों का विभाजन। ये संघीय व्यवस्था के लिए बहुत जरूरी विशेषता है कि शासन की शक्तियों का विभाजन स्पष्ट तौर पर संविधान में होना चाहिए केंद्र और राज्यों के बीच में। तो हम यह देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है वो केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा करता है। तो ये एक इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके अलावा केंद्र कहां कहां से शक्तियां प्राप्त करता है, ये भी हमको संघीय व्यवस्था के अध्ययन के तहत जानना होगा। तो इसमें एक तो संविधान के अंदर ही केंद्र की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इस प्रकार की 3 प्रकार की शक्तियां केंद्र के पास हैं: कर लगाना, ऋण लेना, मुद्रा बनाना, डाक और तार का प्रबंध करना, अंतर्राज्यीय और विदेशी व्यापार, विदेशी संबंध, संचालन, नाप तोल। ये कुछ पेटेंट, कॉपीराइट, ये कुछ क्षेत्र हैं जहां केंद्र को स्पष्ट शक्तियां प्राप्त हैं। इसके अलावा केंद्र को प्राप्त निहित शक्तियों का सिद्धांत भी अमेरिकी संविधान में काम करता है। इसका मतलब ये हुआ, संविधान ने केंद्र को कुछ अधिकार दे रखे हैं जिससे वह प्राप्त शक्तियों और अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक और उचित कानून बनाने का अधिकार रखता है। संविधान की इस व्यवस्था के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में केंद्र ने उन अनेक विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है जिनका उल्लेख संविधान के अंदर नहीं है, जैसे बैंक और निगम स्थापित करना, सड़कों, विद्यालयों, जन स्वास्थ्य बीमा आदि की व्यवस्था करना। ये इस तरह और भी बहुत से क्षेत्र है जिनका उल्लेख संविधान के अंदर नहीं है, लेकिन ये उसने प्राप्त कर लिया ही शक्तियां। इसके अलावा न्यायालय में निहित शक्तियों के सिद्धांत के आधार पर इसका वो समर्थन किया गया है। तीसरी जो प्रकार की जो शक्तियां वो केंद्र के लिए निषिद्ध शक्तियां, किन किन क्षेत्रों में केंद्र जो है शासन का संचालन नहीं करेगा, इस बात का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। तो इसमें केंद्र राज्यों से बाहर जाने वाली वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगा सकता, केंद्र अधिकार पत्र पर वर्णित नागरिक अधिकारों पर पाबंदी नहीं लगा सकता, केंद्र द्वारा प्रत्यक्ष कर राज्यों की जनसंख्या में अनुपात में लगाए जाएंगे। ये इस प्रकार की कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं जिस पर केंद्र की शक्तियों को प्रतिबंधित किया गया है। अब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय व्यवस्था में जहां राज्यों को शक्तियां दी गई हैं। तो यद्यपि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अंदर जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है उसमें केंद्र की शक्तियों को स्पष्ट किया गया है और राज्यों की शक्तियों को स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन ये माना गया है कि जिन शक्तियों का उल्लेख केंद्र की शक्तियों के तौर पर नहीं किया गया है वो शेष बची हुई शक्तियां राज्यों की मानी जाएंगी। तो इस आधार पर हमें देखें तो कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो जहां राज्य सरकारें शासन का संचालन करती हैं, जिसमें राज्य के अंदर शांति और व्यवस्था बनाए रखना, नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना, राज्य के अंदर व्यापार को विनियमित करना, नागरिकों पुलिस, यातायात, शिक्षा का प्रबंध करना, स्थानीय शासन की संस्थाओं का स्थापना और संचालन करना। ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जहां राज्य सरकारें काम करती हैं। अब इसमें कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो राज्यों के लिए निषिद्ध हैं। इसमें खास तौर पर अपने क्षेत्र में संस्थापित केंद्र सरकार की संपत्ति पर कोई कर नहीं लगा सकता, राज्य मुद्रा नहीं चला सकता, विदेशी राज्यों के साथ कोई संबंध या समझौता नहीं कर सकता। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो राज्यों को प्रतिबंधित किए गए हैं। कुछ शक्तियां समवर्ती शक्तियां हैं जिस पर केंद्र राज्यों की शक्ति काम करती है। तो इसमें जैसे कर लगाना, ऋण लेना, बैंक निगमों की स्थापना, सार्वजनिक उद्देश्य, ये कुछ समवर्ती सूची के विषय जो केंद्र राज्यों को आपस में मिलकर काम करना होता है। तो इस आधार पर हम देखते हैं तो ये केंद्र की विशिष्टता है कि वहां जो है संविधान जो है उसने केंद्र राज्यों के बीच में स्पष्ट तौर पर जो है शक्तियों का विभाजन किया है और स्पष्ट तौर पर केंद्र की शक्तियों को वहां उल्लेखित किया गया है, बची हुई शक्तियों को राज्यों की मान लिया गया है। लेकिन राज्य किन क्षेत्रों में शासन नहीं कर सकते, केंद्र किन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इसका भी वहां उल्लेख किया गया है। चौथी जो विशेषता है अमेरिकी संघीय व्यवस्था की वो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संविधान ने एक शक्तिशाली सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की है अमेरिका के अंदर, और जो संविधान की व्याख्या करने की शक्ति रखता है। न्यायपालिका ने अपने न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के द्वारा
संघ प्रणाली की रक्षा की है। उसने केंद्र और राज्यों द्वारा बनाए गए उन कानूनों को असंवैधानिक या रद्द कर दिया है जो एक दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। तो इस प्रकार अमेरिका के अंदर न्यायिक सर्वोच्चता बहुत बड़ी विशेषता है और इस न्यायिक सर्वोच्चता की वजह से अमेरिका के न्यायपालिका ने न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति के माध्यम से न केवल संविधान की रक्षा की है बल्कि वहां की संघीय व्यवस्था की भी वो रक्षा करता है। एक जो विशेषता अमेरिकी संघीय व्यवस्था की है वो है दोहरी नागरिकता। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका के अंदर दो तरीके की नागरिक को मिलती है। एक अमेरिका की राष्ट्रीय नागरिकता है और एक वो जिस प्रांत में निवास करता है उस प्रांत की नागरिकता भी वहां अमेरिका के अंदर व्यक्ति को या नागरिक को मिलती है। तो ये दोहरी नागरिकता का सिद्धांत वहां स्वीकार किया गया है। एक विशेषता यह है कि संविधान में निहित अन्य संघात्मक लक्षण जो है वो भी अमेरिका की संघीय व्यवस्था में विशेष तौर पर देखे जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान में अनेक ऐसे लक्षण हैं जो किसी संघ प्रणाली में होना कोई अनिवार्य नहीं, तत्व नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो संघीय व्यवस्था के अनुकूल होते हैं वो तत्व। तो ऐसे तत्व हमको अमेरिकी संघीय व्यवस्था में देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है राज्य स्वयं अपने संविधान का निर्माण करते हैं। जो संघीय व्यवस्था के जो प्रांत हैं, इकाई हैं, उनको अपना संविधान बनाने की स्वतंत्रता है और स्वयं ही उसमें वो संशोधन करते हैं। तो एक तो ये बड़ी बात है वहां। इसके अलावा राज्य में गवर्नर, जिसको राज्यपाल बोलते हैं, सर्वोच्च और वास्तविक कार्यपालिका का अधिकारी है और उससे जनता निर्वाचित करती है। तो जो वहां गवर्नर है वो सर्वोच्च कार्यपालिका अधिकारी होता है, वो जनता द्वारा चुनाव होता है। इसके अलावा केंद्र और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन उन राज्यों की सहमति के आधार पर ही किए जा सकते हैं और साथ ही साथ संघीय व्यवस्थापिका का जो द्वितीय सदन है, जिसको सीनेट कहा जाता है, उसके गठन के लिए संघीय आधार को स्वीकार किया गया है। इसका मतलब ये सदन में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो ये एक संघीय व्यवस्था को महत्व प्रदान करने वाली बात है कि राज्य छोटा हो बड़ा हो, उसको समान प्रतिनिधित्व जो है सीनेट के अंदर दिया गया है। एक जो है संविधान संशोधन में राज्यों की सहमति जरूरी है। तो ये कुछ विशिष्ट प्रावधान है जो संघीय व्यवस्था के लिए होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो संघीय व्यवस्था के लिए अनुकूल माने जाते हैं और इसी वजह से उनको अमेरिकी संघीय व्यवस्था में उनको जगह दी गई है। तो इस आधार पर हम देखें तो अमेरिका की संघीय व्यवस्था विश्व के अंदर एक आदर्श संघीय व्यवस्था के रूप में जानी जाती है और हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार प्रत्येक संविधान और शासन प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन होते रहते हैं ताकि वह सामयिक चुनौतियों का कुशलता से मुकाबला कर सके। संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इसमें कुछ प्रक्रियाओं ने उसमें और टिकाऊ और कुशल बनाने के लिए समय समय पर उसमें संशोधन और बदलाव हुए हैं और उसने अमेरिकी संविधान को जो है विकसित किया है, चलायमान बनाया है, समाज उपयोगी बनाया है, प्रासंगिक बनाया है। आज की कक्षा में इतना ही। अमेरिकी संविधान की अन्य जो प्रावधान है उनमें उनका हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। धन्यवाद।